वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, जिसकी हेडलाइन इस तरीके से है। आईआईटी मद्रास ने व्हार्टन क्यूएस री इमेजिनिंग एजुकेशन अवार्ड्स 2022 जीता। भारत नेपाल को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। प्रवीण कुमार को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी नियुक्त किया गया है। सरकार ने मार्च 2024 तक उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात पर किया विस्तार। अमित शाह ने संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। टाटा स्टील और टीयूटीआर हाइपरलूप के बीच हाइपरलूप तकनीक विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। राजीव वडियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के यूएजी में नामित किया गया है। इसके बाद 30 दिसंबर 2022 को विक्रम साराभाई की 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आईआईएससी बेंगलुरु को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम मेन डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें पहला हमारा न्यूज़ होता है डेज एंड इवेंट्स का। विक्रम साराभाई जो थे अपने यहाँ के अंतरिक्ष जो अभियान था उसके पिता इनको बोला जाता है। इनका निधन हुआ था 30 दिसंबर 2022 को, विक्रम साराभाई जी का। इनका जन्म जो हुआ था 12 अगस्त 1919 को हुआ था। इसके बाद उन्होंने 1947 इनके कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। 1962 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकॉस्पर की भी स्थापना की, जिसका 1959 में नाम बदलकर इसरो कर दिया गया, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया। थुम्बा में इन्होंने भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थल स्थापित किया था। इसके बाद जो प्रथम अपने यहाँ का उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको भी लॉन्च करने के लिए ये उसमें प्रमुख रहे थे। इसके बाद आईआईटी अहमदाबाद के संस्थापक भी रहे थे। इनको अगर अवार्ड्स की बात देखा जाए तो 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था, 1966 में पद्म भूषण मिला था और 1972 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद हमारा नेशनल अफेयर्स का न्यूज होता है। पर उससे पहले जो ना हम 28 तारीख को एक करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो डिस्कस नहीं किए थे। तो आईएनसी की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1985 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। डेज एंड इवेंट्स के एक और सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें सिख गुरु थे। इनके पिताजी जो थे ना, उनका नाम गुरु तेग बहादुर था और औरंगजेब के प्रताड़ित करने पर भी इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया था और इसके बाद औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड जो है वो सज़ा सुनाई थी। उसके बाद जो अपने यहाँ के 10वें सिख गुरु हैं वो 9 साल की उम्र में सिखों का नेतृत्व संभाले थे। इसके बाद नेशनल अफेयर्स का न्यूज़ देखेंगे। नेशनल अफेयर्स की न्यूज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएमएमएस के माध्यम से मनरेगा में उपस्थिति दर्ज कराने को सार्वभौमिक की। एनएमएमएस के बारे में देख लेते हैं कि एक तरीके से डिजिटल ऐप है जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। एनएमएमएस का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। इससे क्या होगा, जो एमजी नरेगा यानी मनरेगा है उसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग जाते नहीं थे और उनकी जो सैलरी आती थी वो प्रधान वगैरह के द्वारा आधा आधा कर लिया जाता था। इसलिए इसको सार्वभौमिक बनाने के लिए, उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एनएमएमएस पोर्टल पर अब उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। कहाँ पर ये लागू होगा? वो सारे प्रोजेक्ट पर जहाँ 20 या अधिक श्रमिक जो है वो काम करेंगे, वहाँ पर ये लागू होने वाला है। एनएमएमएस ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेशनल अफेयर्स के अगले न्यूज़ में देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने किया रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम का प्रस्ताव। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यूपी का हूँ और मैं दिल्ली में जाके रह रहा हूँ। अब यूपी में अगर वोटिंग हो रहा है यानी चुनाव हो रहा है तो मैं दिल्ली से यूपी में आऊँगा वोट करने ईवीएम पर अब क्या होगा, रिमोट वोटिंग मशीन की सहायता से मुझे दिल्ली से यूपी वोट करने नहीं आना पड़ेगा। दिल्ली में ही ये रिमोट वोटिंग मशीन लग जाएगा, वहाँ पर मैं वोट कर दूंगा जिसको मैं चाहता हूँ और वो वोट आके यहाँ पर काउंट हो जाएगा यूपी में। यही रिमोट वोटिंग मशीन का प्रस्ताव इन्होंने जो है वो
लागू किया है। इसको कौन बना रहा है? BEL और ECIL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स और जो है ECIL की सहायता से इसको विकसित किया जा रहा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में देखेंगे, कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है। इस साल जो है ना, इस वित्तीय वर्ष में 2 इको पार्क बनाए जाएंगे। इसके बाद 2-2 करके 3-3 करके अगले वित्तीय वर्ष में बनाए जाएंगे। कौन? इसको कोयला मंत्रालय, जिसको खान मंत्रालय भी कहते हैं, इन्होंने खनन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। इसके बाद अमित शाह ने संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कब की है? 19 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ था। इसमें जितने भी अपने यहाँ के यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये इनके यहाँ के जो राज्यपाल हैं या जो प्रशासक रहे हैं, यानी जो ये प्रशासक भी जो है वो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं रहे हैं, वो सारे इसमें भाग लिए हैं। इसमें क्या हुआ है, यूनियन टेरिटरी में बेसिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बातचीत की गई है, पर्यटन को बढ़ाने के लिए बातचीत की गई है। इसके बाद जो है ना, आर्थिक विकास कैसे हो लोगों का, इसके बारे में भी बात हुई है इस सम्मेलन में। इसके बाद नेशनल अफेयर्स के अगले न्यूज़ में देखेंगे, सरकार ने मार्च 2024 तक उड़द और अरहर दालों की मुक्त आयात का किया है विस्तार। इसके पहले भी इन्होंने किया था, 2022 में यह विस्तार किया था 2023 तक, और 2023 से किया है 2022 में किया है, 2024 तक फिर से कर दिया है, 31 मार्च 2024 तक। इसका मतलब क्या है मुक्त आयात का ये मतलब है कि कोई भी पर्सन बाहर से कितनी भी उड़द और अरहर की दाल मंगा सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। पहले क्या था कि मान लीजिए आप छोटे जो हैं ट्रेडर हैं, तो आप 100 क्विंटल दाल ही मंगा सकते हैं। अब ऐसा कोई लिमिट नहीं है, अरहर और उड़द की दालों पर आप जितना चाहें उतना मंगा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। इसके बाद गृह मंत्री ने अमित शाह ने BSF के जवानों के लिए प्रहरी ऐप किया है लॉन्च। प्रहरी ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? BSF के लिए। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद प्रहरी ऐप किस लिए लॉन्च किया है? प्रहरी ऐप उन सभी कार्यों के लिए जिस कार्यों के लिए लॉन्च किया गया है जो BSF के काम आने वाला है। मतलब जैसे मान लीजिए BSF का कोई जवान है, वो अपनी छुट्टियाँ देखना चाहता है, तो इसी ऐप पर, प्रहरी ऐप पर देख सकता है। इसके बाद खाना पीना और बाकी सारी सुविधाओं का आयुष्मान CAPF जैसे हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ, वो इसी ऐप के तहत अपनी जानकारी ले सकता है। इसके बाद ये ऐप जो है ना, प्रहरी ऐप, उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा, यानी BSF के सैनिकों को गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के न्यूज़ में देखेंगे तो अंटार्कटिका में एम्परर पेंगुइन तो 2100 तक विलुप्त हो जाएंगी, यानी 2100 तक विलुप्त हो जाएंगी एम्परर पेंगुइन ना अंटार्कटिका में ही पाई जाती है, और अंटार्कटिका की सबसे लंबी पेंगुइन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्यों ये विलुप्त हो रही है? क्योंकि अंटार्कटिका में क्लाइमेट चेंज की यानी पर्यावरण परिवर्तन की वजह से जो बर्फ़ पिघल रहे हैं ना, इसकी वजह से ये विलुप्त हो रही हैं। क्योंकि एम्परर पेंगुइन जो है अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी जो है हेलो यानी अपने प्रजनन के लिए, माफ़ कीजिएगा माइक काम करना बंद कर दिया था, प्रजनन के लिए जो है ना, वो अंटार्कटिका के बर्फ़ पर ही निर्भर करती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर एम्परर पेंगुइन की साइंटिफिक नाम की बात करें तो एप्टोनोडाइटिस और फोर्स्टेरी, इसका जो है वो साइंटिफिक नाम है एप्टेनोडाइटिस और फोर्स्टेरी, मतलब और फोर्स्टेरी नहीं है, एप्टेनोडाइटिस फोर्स्टेरी इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद CBIC ने भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापार समझौते के लिए रूल्स ऑफ ऑरिजिन जारी किया। रूल्स ऑफ ऑरिजिन क्या है? मान लीजिए एक अलग एग्जांपल लेके देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगापुर और भारत। सिंगापुर में क्या है, कम टैक्स लगता है किसी भी प्रोडक्ट पे, और भारत में क्या है, कम लेबर लगता है, मतलब उस पर कम मजदूरी जाती है, यहाँ पे कम टैक्स लगता है। अब सिंगापुर में कोई कंपनी आके अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर बैठा ली, पर ये प्रोडक्शन अपना यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर उनका लो कॉस्ट है। अब अगर मान लीजिए पहले क्या होता था कि अब ये कंपनी A अगर टैक्स देगी तो सिंगापुर को देगी, ना कि भारत को देगी, भारत के मज़दूरों को सिर्फ पैसा मिलेगा। अब इनका टैक्स कम हो गया, इसी को ख़त्म करने के लिए रूल्स ऑफ ऑरिजिन लाया गया WTO के द्वारा कि कहीं से भी अगर आप बना रहे हैं,
कहीं से भी बना रहे हैं और उसका मेन प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, दोनों जगह आपको टैक्स देना पड़ेगा उसी के अनुसार। तो इसीलिए CBIC ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार समझौते के लिए रूल्स ऑफ ऑरिजिन जारी किया। मतलब कहीं पर भी प्रोडक्शन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे भारत में, एक जगह टैक्स दे देंगे आप, और एक जगह दे देंगे टैक्स और दोनों लोग इस टैक्स को आपस में बांट लेंगे। एक कंडीशन ये हुआ, या एक दूसरी कंडीशन ये हुआ कि आप दोनों जगह टैक्स दे रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के हिसाब से। इसके बाद रूल्स ऑफ ऑरिजिन के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 2020 में कैरोटार नियम पेश किए थे, यानी CAROTAR नियम प्रस्तुत किए थे। इसके बाद IIC बेंगलुरु विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनेगा। G20 पर विज्ञान के लिए कार्य समूह का सचिवालय बनेगा, तो इसको बोला जाएगा YES20, यानी साइंस 20 इसका नाम रखा गया है। इसमें क्या क्या बातचीत होगी? YES20 मेनली फोकस करेगा क्लाइमेट चेंज पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, यानी सतत विकास पर। इसको कैसे विश्व में जो है वो हासिल किया जाए, ये आप लोग ये YES20 जो है वो बात करने वाला है। YES20 की जो 2023 की थीम है वो है डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो है वो थीम है। इसके इंटरनेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में देखेंगे तो नेतन्याहू ने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। सबसे लंबे इजराइल के कार्यकाल तक ये जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं नेतन्याहू जी। नेतन्याहू पहले 1996 से 1999 तक प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद 2009 से 2021 तक लगातार ये इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। इजराइल की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। मिलान करने में आ सकता है कि भारत की संसद को क्या बोलते हैं। भारत की जो लेजिस्लेचर है उसको संसद बोलते हैं, इजराइल के लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। इसके बाद इजराइल की राजधानी देखेंगे तो जेरूसलेम है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की सीरीज में देखेंगे तो INDRA रिपोर्ट 2022 में सेवा क्षेत्र को सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसने 28 दिसंबर 2022 को एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें ये बताया कि जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई होटल है, ये सेवा क्षेत्र आ गया। एजुकेशन, कोई कोचिंग सेंटर है तो ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। कोई कंसल्टेंसी फर्म है तो वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। इन सब में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है और इसका जो तुलना हुआ है ना वो 2014 के हिसाब से हुआ है। 2014 को बेस ईयर मानकर इसकी तुलना हुई है। इसके बाद बैंकिंग अफेयर्स के न्यूज़ में देखेंगे वर्ल्ड9 ई-पेमेंट्स इंडिया को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए RBI से मिली है मंजूरी। इसका क्या मतलब होता है, डिस्कस करते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर का अगर सिंपल सा एग्जांपल माने तो जैसे पेटीएम हुआ, भारत पे हुआ, ये सब पेमेंट एग्रीगेटर हैं। ई-पेमेंट्स का मतलब हुआ कि जो ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं वो। वर्ल्ड9 ई-पेमेंट इंडिया एक कंपनी है, उसने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी ली है। मतलब अब वर्ल्ड9 ई-पेमेंट भी जो है पेटीएम की तरह से काम करेगा। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे सही एग्जांपल के दिए गया उससे। इसके बाद वर्ल्ड9 ई-पेमेंट्स का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की सीरीज में देखेंगे तो RBI ने जारी किया है अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो RBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है। साल में 2 बार ये लॉन्च किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो देश में वित्तीय स्थिरता या कोई वित्तीय संकट है, इन सब के बारे में इससे जानकारी मिलती है। इसमें मेनली होता है कि रिपोर्ट के अनुसार सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी GNPA के अनुसार 7 वर्षों में सबसे कम होने के साथ बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑर्बिटरीज की सीरीज में देखेंगे तो पेले जी जो हैं हमारे फुटबॉलर थे, ब्राज़ील के थे, इनका कल निधन हो गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, इनको कैंसर की बीमारी थी, कोलन कैंसर इनको था, उससे ये जूझ रहे थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, ये आप लोग याद रखिएगा। वो मृत्यु तो जो है मोदी जी की माता जी का भी हुआ है, लेकिन वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देखेंगे तो ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला है। ओमेगा सेंटोरी क्या है? सेंटोरस के तारामंडल का एक गोलाकार क्लस्टर है जिसे पहली बार 1677 में एडमंड हैली के द्वारा नॉन स्टेलर वस्तु के रूप में पहचाना गया था। नॉन स्टेलर मतलब कि ये सौरमंडल का पार्ट नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी में यह सबसे बड़ा ज्ञात गोलाकार क्लस्टर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ग्लोबुलर जो क्लस्टर है वो गुरुत्वाकर्षण से बंधे हजार से लाखों सितारों का गोलाकार समूह होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो अपने मिल्की वे गैलेक्सी में ही है ओमेगा सेंटोरी है।
सेंचुरी है, ये आप लोग याद रखिएगा, अपने मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, पेपर में आ सकता है। राजीव वडियाल को नामित किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के UAG में नामित किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद US का है, उसमें उसके एक खंड का नाम होता है UAG, उसमें इनको नामित किया गया है। किसने नामित किया? जो वहाँ की USA की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उन्होंने नामित किया है राजीव वडियाल जी को। इसके बाद UAG के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया वहाँ के जो सेवानिवृत्त जनरल हैं उनका नाम है लेस्टर लाइल्स, उनको ही नामित किया गया है US के UAG में अध्यक्ष के तौर पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़ में है, टफ्ट्स विश्वविद्यालय ने सेप्सिस कोशिका की मृत्यु का कारण बताया। सेप्सिस कोशिका मतलब ये अपने यहाँ की अपने बॉडी की एक कोशिका होती है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई है ना, तो सेप्सिस कोशिका उसको बहुत बार ठीक कर देती है। बहुत बार क्या करती है कि इसको ये शंका हो जाता है कि उस अपने शरीर पर कोई जो है वो हमला हुआ है, किसी बीमारी का हमला हुआ, तो ये खुद के ही हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देती है। इसी को सेप्सिस कोशिका कहा जाता है। ये एक ग्रीक शब्द से बना है सेपो, जिसका अर्थ है मैं सड़ता हूँ। इसमें कोशिकाओं का सड़ना शुरू हो जाता है। अपॉइंटमेंट्स की सीरीज में देखेंगे तो प्रवीण कुमार को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC नियुक्त किया गया है। CBC के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। संथारम कमेटी की रिपोर्ट पर 1964 में इसको पहली बार बनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स के न्यूज़ में देखेंगे तो शेन वॉर्न के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रखा गया है, याद रखिएगा। वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शेन वॉर्न का निधन हो गया था 52 वर्ष की आयु में अचानक से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कहा यूपी में ULB में OBC कोटा के लिए ट्रिपल टेस्ट करने का आदेश दिया। इसका मतलब क्या है? अर्बन लोकल बॉडीज़ में यूपी ने अभी बिना आरक्षण दिए जो है वो चुनाव करवा दिए थे OBC का, तो ये मामला जो है वो कोर्ट में चला गया था। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराइए, यानी 3 टेस्ट कराना है कि क्या OBC लोग जो है एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हैं ऊपर के पोस्ट में या नहीं। इसके बाद क्यों नहीं दिया गया है और कितना आरक्षण देना सही रहेगा, ये 3-4 टेस्ट कराने हैं। टेस्ट का मतलब कोई वैसा मेडिकली टेस्ट नहीं है, बाकी चीज़ें इसी में आप लोग जान ही रहे हैं। इसके बाद तेलंगाना में नीम के पेड़ों पर पाई गई है डाईबैक रोग। डाईबैक रोग क्या है? मान लीजिए ये एक पेड़ है, इसमें ऊपर से पत्तियां खराब होना शुरू होती हैं और पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है। इसी को डाईबैक रोग कहते हैं। मेनली नीम के पेड़ों में होता है, बाकी और भी चीज़ों में हो सकता है। बरसात के मौसम में यह बीमारी शुरू हो जाती है। असम में अगर देखेंगे तो असम में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन प्रक्रिया शुरू की गई है। परिसीमन प्रक्रिया जो है ना 2001 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर की गई है। परिसीमन प्रक्रिया एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, उसी के देखरेख में किया जाता है। परिसीमन आयोग का कोई भी डिसीजन जो है वो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 से यहाँ के परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन आयोग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद इसको जो है वो बनाता है। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज में आज हम टेहरी डैम को डिस्कस करने वाले हैं। टेहरी डैम भारत का जो है ना सबसे ऊंचा डैम है और दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा डैम है। 2400 मेगावाट इसकी क्षमता है। उत्तराखंड टिहरी में ये भागीरथी और भीलगंगा की संगम पर बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसे 2006 में खोला गया था, ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। इस डिस्कशन में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।